इसको ये रंग देने की ज़रूरत नहीं कि ये मुसलमानी है कि हिंदू है कि क्या है। ज़बान का कोई जात पात नहीं है उसमें, ये सिर्फ एक इलाके के होते हैं। तो ज़बान जो है सिर्फ इलाके की होती है, किसी मज़हब के साथ जुड़ा हुआ नहीं। यकीनन यकीनन यकीनन। हिंदुस्तानी थिएटर की तारीख काफ़ी पुरानी है। ये और बात है कि नया ड्रामा तकनीक और इजहार की सतह पर आज मगरबी ड्रामों से कुछ ज़्यादा करीब है, लेकिन इसकी जड़ें आज भी स्वांग रास, लीला और नौटंकी में ही पैवस्त हैं। और पारसी थिएटर ने तो अदब, मौसीकी और रक्स की आमोजिश से ऐसे ड्रामों का चलन आम किया है जो आज संग मील की हैसियत रखते हैं। थिएटर के इन्हीं भूले हुए रंगों को याद करने और दरियाफ्त करने के लिए हमारे साथ थिएटर की चंद मशहूर तरीन और मसरूफ़ तरीन शख्सियात मौजूद हैं। मैं आपका तारुफ करा देती हूँ हमारे आज के मेहमानान से। हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री एम.एस. सत्यू, जिनकी फिल्म गर्म हवा आज भी हमारे जहनों में उसी तरह से ताज़ा है। हमारी जो दूसरी मेहमान हैं, फिल्म और थिएटर की मशहूर शख्सियत नादिरा बब्बर साहिबा, जिन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम आरिफ साहब, जिन्हें मार्तेंदु हरीशचंद्र अवार्ड से सरफराज किया जा चुका है। और एक बात बताना चाहूँगी कि सलीम साहब जो हैं वो अपने ड्रामों के नए तजुर्बात के लिए जाने जाते हैं। और जो हमारे अगले मेहमान हैं, उनका जो नाम है वो जहन में आते ही अनगिनत उनके मुकालमे और उनकी बेहतरीन अदाकारी के बेशुमार नमूने जहन में ताज़ा हो जाते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं अदाकार, हिदायतकार और मुकालमा निगार सौरभ शुक्ला साहब की, जो सत्या, बर्फी, पीके और दूसरी कई फिल्मों में अपनी बेमिसाल अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड और स्क्रीन अवार्ड के अलावा भी कई और इनामात और एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। और थिएटर के मुख्तलिफ रंगों से रूबरू कराने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं थिएटर की जानी मानी शख्सियत जनाब दानिश इकबाल साहब। आपको मोहन राकेश सम्मान के अलावा भी कई दूसरे इनामात और एजाज़ात से सरफराज किया जा चुका है। तो अब महफिल की कमान दानिश साहब आपके हवाले। जी, आदाब। मैं अपने साथी पैनलिस्ट की जानिब से आज की इस सुनहरी गुलाबी दोपहर में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इन्हीं ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया, मुख्तसर तारुफ हमारे पैनलिस्ट का करा दिया। वरना मैं सोच रहा था कि बहुत अजीब लगेगा कि इस भरी दोपहर में मैं थिएटर के दरख्शां सितारों का आपसे तारुफ कराऊं। दोपहर में सितारे नज़र नहीं आते, लेकिन आज नज़र आ रहे हैं। ये थिएटर की दुनिया के दरख्शां सितारे हैं और सामने मैं देख रहा हूं कि एक थिएटर की पूरी कहकशां मौजूद है। यहाँ बहुत से ऐसे लोग मैं देख पा रहा हूँ जिन्हें शायद हमारे साथ यहाँ पे होना चाहिए था, और जिनकी कोशिशों की वजह से, जिनकी मोहब्बतों की वजह से, जिनकी काविशों की वजह से, उसके सबब से थिएटर का जो चिराग है वो रोशन है और जारी व सारी है और आगे इसी तरह से बढ़ता रहेगा। मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा जो मैंने किसी ज़माने में किसी मुशायरे में सुना था। अब याद नहीं आता कि शायर साहब कौन थे। अगर आप में से किसी को याद आ जाएगा तो बता दीजिएगा। वो शेर था कि गमे दिल ही गमे जाना ना बनता है। यानी देखिए कि गम के लेवल्स हैं, गम इवॉल्व हो रहा है। गमे दिल ही गमे जाना ना बनता है, यही गम शेर बनता है, यही अफसाना बनता है। तो जब मैंने ये शेर पढ़ा, सुना, थोड़ा सा गौर किया, तो मुझे लगा कि भाई शायर साहब ने बहुत अच्छा शेर कहा और शायरी के बारे में सब कुछ कह दिया, अफसाने के बारे में कह दिया। ये ड्रामे वालों पे कुछ निगाह करम नहीं हो पाई। ड्रामे वालों का जो दुख दर्द है वो भी सामने आना चाहिए। लेकिन इसी गज़ल में जो अगला शेर था, मुझे लगा कि वो ड्रामे वालों के लिए कहा गया है। और वो शेर था कि निगाहे कम से मेरी चाक दामानी को न देखो। जो कुर्ता फटा हुआ है, दामन फटा हुआ है, लटक रहा है। निगाहे कम से मेरी चाक दामानी को न देखो, हजारों होशियारों में कोई दीवाना बनता है।
तो ये जो थिएटर का काम है, ये शायरी नहीं है, ये अफसाना निगारी नहीं है, ये कोने में बैठ के नहीं लिखा जा सकते, और इसके लिए एक पब्लिक लाइफ में हमें आना पड़ता है। और अभी नादिरा जी से बात हो रही थी, तो कई बार जो है अपने को हूट करवाना पड़ता है, कई बार हम अच्छा काम करते हैं तो तारीफ मिलती है, कई बार ज़रा सी गलती हो जाती है तो लोग मुंह बनाते हैं। वैसे मुंह बनाना जो है अदाकारी की शुरुआत है, मुंह बनाना। तो अदाकारी इधर नहीं होती, उधर होने लगती है अगर ज़रा सा भी हमसे गलती हो जाए। तो ये सारे मामलात हैं जो आज ज़ेर बहस आने चाहिए। और हमारा मौजू है थिएटर के भूले हुए रंग, थिएटर के भूले हुए रंग। और इन लोगों की मौजूदगी में हम लोग कैसे भूल सकते हैं थिएटर के भूले हुए रंग। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा सत्यू साहब से। सत्यू साहब से आप सभी वाकिफ़ हैं और गर्म हवा आप सब ने देखी है। और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा जो बहुत पसंदीदा नाटक है, जो आपने ज़्यादातर लोगों ने देखा है, पिछले साल यहीं पे हुआ था, दारा शिको, वो आपकी वजह से इतना अच्छा नाटक बन सका। तो सत्यू साहब एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं, बेहतरीन निर्देशक हैं, बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं। आपने कैमरे से लेके और आर्ट वर्क से लेके इतना कुछ किया है कि अक्सर यकीन नहीं आता कि एक आदमी इतना काम कर सकता है, हकीकत से लेके और आज तक आपका काम जारी है। तो सत्यू साहब, मैं चाहूँगा कि हमारे जो इस वक्त हाजरीन मौजूद हैं उनको हम शरीक गुफ्तगू करें और उनको आप ये बताएं कि उस ज़माने में जब आपने थिएटर की शुरुआत की तो आपने ऐसा क्या देखा कि आपने कहा नहीं, पूरी ज़िंदगी मैं इसी चीज़ को अब दे दूंगा। तो वो क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया? जी हाँ, आदाब। मैं गलती से यहाँ पहुँच गया हूँ। मेरा उर्दू से कुछ लेना देना नहीं है। मेरी ज़बान, मेरी मादरी ज़बान जो है कन्नड़ा है। फिर भी उर्दू में मैं फिल्म बनाता हूँ और नाटक भी खेलता हूँ। वो इत्तेफाक की बात है। तो इसी शहर में हम बहुत अर्सा पहले 1954 में यहाँ आए और यहाँ एक थिएटर शुरुआत की हबीब तनवीर साहब के साथ। उसका हम एक जमुना के किनारे एक झोपड़ी में वहाँ हम रहते थे, वहीं रिहर्सल करते थे। और उसका थिएटर का नाम रखा गया ओखला थिएटर। खोखला थिएटर, वाह क्या बात है। तो वहाँ हबीब साहब ने नज़ीर अकबर आबादी के बारे में एक ड्रामा लिखा और उसको खेला गया। और नज़ीर अकबर आबादी आप सब जानते हैं, और आगरा बाज़ार के नाम से वो काफ़ी अच्छा नाटक था। और नज़ीर साहब के कलाम जितने भी थे बहुत सारे उसमें इस्तेमाल किए और मैंने उसको डिज़ाइन किया था। और ताज के साथ, मतलब फिर भी उसके बाद वो थिएटर जो है, जब यहाँ एक शख्स बेगम कुद्सिया ज़ैदी थी और उनको बहुत शौक था नाटक में। तो उन्होंने कहा कि एक सेमी प्रोफेशनल थिएटर खोलना चाहिए। उसका नाम रखा गया हिंदुस्तानी थिएटर। तो ओखला थिएटर अल्टीमेटली बिकेम हिंदुस्तानी थिएटर। और हबीब साहब लंदन चले गए राडा में, तो हम यहाँ रह गए। और बेगम ज़ैदी ने कुछ संस्कृत नाटकों का तर्जुमा किया था। उसमें शकुंतला, मृच्छकटिकम और मुद्रा राक्षस, और उन्होंने एक नया नाटक भी लिखा, आम्रपाली।
इस तरह कुछ 15 नाटक उन्होंने लिखा था और हम इस थिएटर का एक बुनियादी तौर पे तो 1958 में आईफैक्स हॉल में उसको ओपन किया, शकुंतला, और मोनिका मिश्रा जी ने उसको डायरेक्ट किया था। तो मैं ये बात यहाँ इसलिए कहना चाहता हूँ, जो ज़बान जो है सिर्फ इलाके की होती है, किसी मज़हब के साथ जुड़ा हुआ नहीं। यकीनन यकीनन यकीनन। तो जब शकुंतला नाटक किया गया तो यूनुस परवेज एक एक्टर थे और उन्होंने कर्ण ऋषि का पात्र किया था। तो वो जो लैंग्वेज जिसमें नाटक खेला गया, तो यहीं अखबारों ने लिखा कि एक कर्ण महर्षि उर्दू कैसे बोल सकता है। ये सवाल उठ गया। जी जी जी। तो मैं समझता हूँ कि अब देखिए, इसको ये रंग देने की ज़रूरत नहीं कि ये मुसलमानी है कि हिंदू है कि क्या है। ज़बान का कोई ये नहीं होता है, जात पात नहीं है उसमें, ये सिर्फ एक इलाके के होते हैं। और अब देखिए 40% केरला में मुसलमान हैं मगर उर्दू नहीं जानते हैं। दैट्स एन एग्जाम्पल। बांग्लादेश में, कश्मीर में भी उर्दू नहीं बोलते हैं लोग। तो अगर हम शकुंतला को रशियन लैंग्वेज में एक्सेप्ट करते हैं, उर्दू में क्यों नहीं कर सकते? जी, ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही जी। तो ये सियासत और धर्म, ये दोनों जहर घोल दिया है इसमें, ज़बान में। मगर ज़बान हर एक की होती है। ये मेरी ज़बान नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। मेरी ज़बान तो मैंने आपको कहा मैं कन्नड़ा बोलता हूँ, मगर उर्दू ऐसे इन लोगों के साथ बैठे बैठे और सुनते सुनते सीख लिया थोड़ा बहुत। मैं सिर्फ सिर्फ शमा मेरी बीवी जो है, वो जब उर्दू लिखती है तो शमा का नाम मैं पहचान लेता हूँ। वाह, क्या बात है। जी जी। नहीं तो मुझे उर्दू का मतलब अलिफ भी मालूम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आपका बहुत अहम काम और बहुत खूबसूरत काम उर्दू ज़बान में है और ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। तो उसके बाद ये एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो है, उर्दू इज ए ग्रोइंग लैंग्वेज। उर्दू एक्सेप्ट्स every new word from any language, and that is the beauty. That's why it grows. That's why it is alive today also. If an organization like Rekta has come up, it's because it's the spoken language of the people of North India. Although उर्दू की बुनियाद जो है दक्कन से होती है, हैदराबाद से होती है, उसको दक्कनी कहते थे। वो जब पर्शियन का असर कम हो गया मुगलों के ज़माने में, बाद में हैदराबाद की दक्कनी ज़बान यहाँ आकर उर्दू बन गया। तो आप लखनऊ में जाके देखिएगा तो एक ज़बान वहाँ बोलते हैं, खड़ी बोली बोलते हैं वो लोग। ये लखनऊ के हैं दोनों। या आप भी वो लखनऊ बनारस है। अच्छा ठीक है, यूपी। ठीक है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनकी जो ज़बान जो है जो बोली जाती है वहाँ, तो वो एक गंगा जमुना का एक तहजीब जो है उसका नमूना है। हिंदी और उर्दू के लफ्ज़ के मिश्रण जो करते हैं जिस तरह,
And that is the beauty of that language. And that is why that culture of Ganga Jamuna culture is still there. It has nothing to do with religion. Please, religion को हटा दीजिए, दूर रखिएगा, ज़बान से दूर रखिए. तो और मैं वैसे बॉम्बे 1952 में आया, मैं 22 साल का था, और now today I'm 86. माशाल्लाह. तो I came there. तो मैंने बहुत से मतलब मुझे बम्बई की ज़बानें, मराठी, गुजराती और हिंदी और उर्दू और या पारसी गुजराती, इस तरह के ज़बानों में नाटक हुआ करता था. मुझे तो नाटक में इंटरेस्ट था, मगर वो ज़बान मैं नहीं जानता था, इसलिए कि मैं एक डिज़ाइनर बन गया वहाँ बॉम्बे में. उसके बाद जाके डायरेक्शन का भी मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया और डायरेक्ट भी किया नाटक. और गालिब के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है 22 मिनट की, उसमें रिसर्च तो शमा ने की और मैं उसको डायरेक्ट किया हूँ. वो 1969 में गालिब का सेंटिनरी जब हुआ तो उस वक्त ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुआ था फिल्म्स डिवीज़न की तरफ से. ये उसमें कैफ़ी साहब की आवाज़ है और गालिब के जितने भी खतूत हैं और जो भी उसमें लफ्ज़ है वो सब गालिब के ही हैं. कोई ऊपर से कुछ नहीं लिखा गया है उसमें, और सिर्फ आवाज़ जो है कैफ़ी आज़मी का है. तो बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री है, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा. वो यूट्यूब पे अवेलेबल है और उसमें ज़्यादातर आउटडोर है. बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पे इन लोगों ने जाके उसे शूट किया था और जो ज़बान है उसका तो लुत्फ़ ही अलग है. तो ज़रूर देखिएगा. जी जी जी. नहीं कहिए, मुझे भी थोड़ा सा सोचने का वक्त मिल जाता है. जी 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 नहीं, क्योंकि मैं सोच के नहीं आया हूँ, वैसे ही बोल लेता हूँ. मैंने कहा इनसे, आप लोग ड्रामा करते रहते हैं बहुत और उर्दू दान हैं और मैं वहाँ रहूँगा, मैं शामिल रहूँगा, मगर आप लोग बोलिए. मगर मुझे सबसे पहले मुझसे बुलवा रहे हैं. जी जी जी. एक्चुअली ये इन तीनों लोगों की फरमाइश थी. उनका कहना था कि जो थिएटर के पुराने रंग हैं तो वो सारे रंग सत्तू साहब की मदद से सामने आ सकते हैं. लेकिन अब चलिए हम बात करेंगे नादरा जी से. नादरा जी से आप सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन जो बात मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि नादरा साहिबा का ताल्लुक़ उर्दू की फ़र्स्ट फैमिली से है. अगर फर्स्ट फैमिली उर्दू की कोई हो सकती है तो वो आपकी फैमिली है. सज्जाद ज़हीर साहब की साहबजादी और रज़िया सज्जाद ज़हीर साहब की साहबजादी. यानी आप ये देखिए, जो भी बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, जो भी सब कुछ हो सकता था वो आपको मिला और जो आपका विरसा है वो हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है. उसके साथ साथ आपने यहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से शुरुआत की और उसके बाद ब्रेख्त, हम सब के लिए ब्रेख्त जो हैं वो ही इज़ गॉड ऑफ थिएटर. तो आप जो ब्रेख्त का इंस्टीट्यूट है जर्मनी में, आप वहाँ पहुँची और वहाँ से भी आपने बहुत सी चीज़ें हासिल की और अपने ख़ानदान से भी बहुत सी चीज़ें आपने हासिल की. और एज ए राइटर बहुत अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन है. इनके बहुत से ओरिजिनल प्लेज़ हैं, जहाँ तक मुझे याद है 7-8 ओरिजिनल प्लेज़ हैं. और ड्रामे का इनका जो ग्रुप है बहुत एक्टिव ग्रुप है और आपके ड्रामे होते रहते हैं. आपने टेलीविज़न में बहुत अच्छा काम किया है. मुझे अभी अचानक जो है बल्ब जला कि एक सीरियल था, एक दिन अचानक मैं देख रहा था और मैंने देखा कि इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे हो रही. वो तितलियाँ था, तितलियाँ, बहुत ही अच्छी एक्टिंग उसमें हो रही थी. आज उस लेवल की एक्टिंग हम उम्मीद नहीं करते हैं और बाद में फिल्मों के जितने भी ग्रेटेस्ट लोग थे वो उस सीरियल में थे. और क्या साहब, क्या लेयर्ड एंड क्या परफॉर्मेंस थी. तो आपका ये सब कंट्रीब्यूशन है और मैं चाहूँगा कि मैं आपको याद दिलाऊँ नादा साहिबा, उर्दू के भूले हुए रंग जो हम लोग भूल चुके हैं लेकिन आप यकीनन नहीं भूल सकती हैं. तो जब आपने होश संभाला तो वो किस तरह का ड्रामा था, किस तरह की परफॉर्मेंसेस थी जो उस वक्त हो रही थी और क्या उनका असर आपके काम पे नज़र आता है? शुक्रिया. आपने मेरी तारीफ में पहले ही इतनी बातें कह दी. इतना कुछ ख़ास है नहीं,
हाँ, ये ज़रूर है कि वालदैन का दिया हुआ बहुत कुछ है। अगर आज सही ज़बान भी बोल लेते हैं, ये भी उन्हीं की दी हुई दौलत है। बल्कि उनका कहना चाहिए कि जितना अब ऐसा लगता है कि शायद उनके साथ थोड़ा और वक्त गुजारा होता तो कुछ और बेहतर सीखा होता या समझा होता। बल्कि हम लोग तो भागते थे। उस ज़माने में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन बहुत ज़ोर पे चल रही थी, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का जो, वो हमारे ही घर में सब मीटिंग्स होती थी। उसकी दरियाँ बिछाना, चादरें बिछाना, सबको पानी पिलाना, ये सब हम लोगों का काम होता था। लेकिन जैसे ही सब लोग आके बैठते थे और मीटिंग शुरू होती थी तो हम लोग वहाँ से भागते थे कि अरे चलो अब ये बड़ा बोर करेंगे। लेकिन अब जाके, अभी नहीं, कई बरस पहले ही एहसास तो हो गया था कि कितनी गलती की। अगर उस वक्त वहाँ बैठ के कुछ सुनते तो शायद थोड़ा सा बेहतर जहन होता, थोड़े बेहतर ख्यालात होते, शायद हो सकता है क्रिएटिविटी में भी शायद थोड़ा फ़र्क पड़ता। खैर, तो ये तो है मेरे बैकग्राउंड की बात। मैं बहुत खुशकिस्मत थी और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, जैसे दीवाने गालिब मुझे सबसे पहले अब्बा ने ला के दिया था कि इसे पढ़ो। तो मैं उसकी जो किताब की जो मोटाई थी और जितनी बड़ी थी वो किताब, उसको देख के इस कदर डर गई थी। तो फिर उन्होंने पहले ही मुझे कहा, मैंने कहा भाई तो बहुत मुश्किल है, कुछ समझ में नहीं आती। तो कहा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे समझ में आए। तो मैंने कहा फिर मैं किस लिए पढ़ूं? तो उन्होंने कहा इसलिए पढ़ो कि अच्छे अल्फाज, और अच्छे अल्फाज पढ़ने से दिमाग में जो तस्वीरें बनेंगी उनको तुम उसका तजुर्बा करो। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी। तो वो थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी, जितनी भी पढ़ सकती थी। और फिर उन दोनों के इसरार पे मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मेरा एडमिशन हुआ। मैं ज़्यादा उसकी हिमायत में नहीं थी कि मैं स्कूल ऑफ ड्रामा जाऊं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। लेकिन गए और फिर 6 महीने बाद वहाँ बहुत ज़्यादा दिल लग गया, काम कर लिया, काम करने लगे और फिर करते चले गए, बेहतर होते चले गए। जाहिर है जब काम करते रहते हैं और घिसाई होती रहती है तो इंसान मंझता जाता है और निखार आता जाता है। ये सबके ऊपर सब इस बात को मानेंगे कि ऐसा होता है कि बेहतर होता है काम मैंने बीच बीच में बहुत बुरा भी किया था। मतलब जिसको हम सब जानते हैं, जो काम करते हैं अपनी औकात जानते हैं कि हमने जब किया तो कौन सा काम किया, कब मेडियोकर काम किया, कब किसी के सहारे से काम करते रहे, या कब खड़े होके अपने दम पे ओरिजिनल काम किया और बेहतरीन काम किया। ये अकल और ये ईमानदारी हर फनकार में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये बेईमानी है, इसको मैं ऐसा समझती हूँ। तो मैं करती रही। पिछले कुछ 12-14 साल से मैंने हार के अपने नाटक लिखने शुरू किए, क्योंकि कहाँ तक हम अडेप्ट करेंगे बाहर के नाटक, कहाँ तक हम अमेरिकन प्लेस, ब्रिटिश प्लेस करेंगे और क्यों करेंगे। और हमारे यहाँ जो नाटक लिखे जा रहे थे वो इतने बुरे नाटक कि आप पढ़ना शुरू करें और नाटक ख़त्म हो जाता था और नाटक शुरू भी नहीं होता था। इतने बुरे नाटक। और उसमें डायलॉग्स कैसे होते हैं, उल्टी जबान लिखते हैं। मिसाल के तौर पे, कमरे से जाते वक्त करते जाना बत्ती बंद। अरे ये क्या है भाई? और कौन ऐसे बोलता है कि कमरे से जाते वक्त करते जाना बत्ती बंद, और हर जुमले के जवाब में कहते हैं यानी डायलॉग बनाने के लिए। हाँ, डायलॉग्स खींचने के लिए और बनाने के लिए। बहुत कम लोग। अब एक शख्सियत है जो हमारे सामने बैठे, मैं उनके सामने बहुत मामूली और छोटी हूँ, जावेद सदीकी साहब बैठे। उनका एक नाटक बेगम जान मेरे नसीब से मुझे मिला, और उससे पहले उन्होंने वह नाटक और लोगों को भी शायद दिखाया था, ऐसा मैंने सुना। उसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो नाटक मुझे मिला और मैंने कहा जावेद साहब मैं ये करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है बीबी, आप कर लीजिए। उनका जो बिल्कुल धीरे धीरे बोलने का अंदाज़ है मेरे अब्बा से बहुत मैच करता है।
मैंने कहा जी कर लेती हूँ। तो मैंने कहा मैं इस 22 तारीख को, अच्छा पृथ्वी थिएटर की जो तारीखें हैं वो हीरे मोती से कम नहीं है, साल में सिर्फ 4 बार मिलती हैं, 2-2, 3-3 तारीखें वो हमारे पास थी और वो कुछ 15 दिन के बाद थी। तो मैंने कहा मैं इन तारीखों में ओपन कर रही हूँ। इतनी जल्दी बीबी आप कैसे करेंगी? मैंने कहा कोशिश करती हूँ। और बेगम जान हमारी एक ऐसी मिसाली प्रोडक्शन बनी जिसमें जाहिर है 110% सारा क्रेडिट जावेद साहब की ज़बान और उनके जुमलों को है, और बाकी का अगर 2-4% कहीं क्रेडिट है तो वो शायद हमारे थिएटर के ग्रुप को या और चीज़ों को हो सकता है। तो अच्छे प्लेज हमारी ज़बान में यानी उर्दू ज़बान में आए तो कितना अच्छा लगे। कहीं मैं बोलती हूँ तो लोग मुझे, उनको समझ में नहीं आता कि क्या, वो कहते आप कितना अच्छा बोल रही है ना, ये इसको आप क्या कहेंगे, आप इसको हिंदी कहेंगे? तो मैंने कहा जी हिंदी तो नहीं कहेंगे, उर्दू शायद नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं उर्दू भी इतनी खालिस उर्दू नहीं बोलती हूँ। मैं कहा शायद इसको जो मेरी माँ लिखती थी, जिसको वो मिली जुली ज़बान, जिसको वो हिंदुस्तानी ज़बान कहती थी, वो ये कहती थी बेटा ना तो ये हिंदी है, और जब तक आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि उर्दू को बचाने का, उर्दू को जिंदा रखने का यही तरीका है कि आप उसको स्वीकार कर लें कि इसमें हिंदी के भी शब्द आएंगे, और इसको आप बेशक उसकी जो लिपि है उसको इतना जोर से अपनी जान से ज्यादा समझ के ना पकड़ के रखें। हिंदी में भी उर्दू लिखनी पड़े तो कोई हर्ज नहीं, जबान अपने रूह से पहचानी जाती है, अपनी लिपि से नहीं पहचानी जाती है। तो बस यही मेरा छोटा सा वो है। थिएटर में करती हूँ, 12-14 नाटक लिखे हैं और ज़्यादातर नाटक 80% हिंदुस्तानी ज़बान में है, उसमें थोड़ी सी उर्दू ज़्यादा है जाहिर है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। सरवाइव किया है मैंने अपनी इसी ज़बान के ज़रिए और काम कर रही हूँ। और रेखता जिसने सोचा और जिन्होंने बनाया उनको सलाम करती हूँ। क्या बात है जी, मेहरबानी। कि भाई कमाल है आप लोगों का कि आपने, मुझे जब ये फ़ोन करके बताया गया, मुझे सबसे पहले उन्होंने फ़ोन किया कि आपका नाम रैना साहब ने रिकमेंड किया है। मैंने कहा बहुत शुक्रिया रैना साहब का, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा। तो फिर मैंने समझा कि रेखता है क्या, तो मुझे यकीन नहीं आया कि कुछ ऐसे भी दीवाने हैं अभी इस मुल्क में जो इस ज़बान के लिए अपनी जान देते हैं, और उनके ज़रिए देखिए हज़ारों लोग, आप लोग मेरे सामने बैठे। बहुत शुक्रिया आप सबका जो आप उर्दू के लिए मौजूद हैं। खुदा करे हम सब ऐसे ही मिले और ऐसे ही अपना जोश बरकरार रखें। बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे हैं थिएटर के पुराने रंग की, और जो पुराने अंदाज का थिएटर था, जो उर्दू अंदाज का थिएटर हुआ करता था। सलीम आरिफ साहब जो हैं वो नए दौर के ड्रामा निगार हैं, पेशकश ड्रामों की करते हैं, और इनका जो ग्रुप है वो बहुत एक्टिव ग्रुप है मुंबई का, और कोई ऐसा हफ्ता, कोई दिन, कोई महीना नहीं गुजरता जब ये लोग काम ना करते हों। और ये नए दौर के आदमी हैं, लेकिन इनका माजी से बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ है। और मैं याद दिलाना चाहूँगा कि आपने चाहे गालिब देखा हो गुलजार साहब का, या आपने चाणक्य देखा हो, या आपने गदर फिल्म देखी हो, या ये जितने भी मशहूर सीरियल्स हैं इंक्लूडिंग कांता, उसमें जो जो पुराना आपको नजर आया है, आप सारा क्रेडिट इनको जाता है। आप मलबूसात के यानी कि कास्ट्यूम्स के एक्सपर्ट हैं, उसके अलावा आप डिज़ाइन के एक्सपर्ट हैं, आप थिएटर की भी एक्सपर्ट हैं, और बहुत ही खूबसूरत हिदायतकार हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आप का एक अंदाज़ है जो कोई और नहीं अपना पाया आपकी जनरेशन के लोगों में, कि आपके प्रोडक्शंस में वो एक चमक आ जाती है, वो एक खूबसूरती आ जाती है हमारे माजी की, तो आप अपने थिएटर में उसका किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं ज़बान की सतह पे, और जैसे शायरी का इस्तेमाल होता था हमारा पुराने थिएटर में, अगर हम इंतसबा की बात करें या पारसी थिएटर की बात करें, या उससे भी पीछे अगर हम जाएं, और वाजिद अली शाह के ज़माने में जो रहस होता था या रास लीला होती थी, उस ज़माने के जितने भी मशहूर शायर होते थे, जो राइटर्स होते थे, वो उन चीज़ों को लिखते थे। उस ज़माने के जितने मशहूर टॉप मोस्ट म्यूजिशियंस होते थे वो उसकी धुनें बनाते थे, और जो भी उस कल्चर के बेस्ट लोग होते थे
वो उसमें कंट्रीब्यूट करते थे और जो बेस्ट लोग होते थे वो उसे कंज्यूम करते थे जी। उसका एक अवामी फेस बहुत बाद में आया और आज हमारे पास अवामी फेस है, लेकिन शायद जो बेस्ट का जो इंक्लूजन उस जमाने में जितनी शिद्दत के साथ होता था, मैं चाहूंगा कि आप इस पे रोशनी डालें। देखिए, हुआ यूं कि जब मैं कॉलेज जा रहा था तो 70s का जो दौर है, 75 से लेकर अगर आप 80-81 तक देखें तो हिंदुस्तानी थिएटर जिसको बाजी कह रही हैं, यानी हिंदी नॉर्थ इंडिया का जो थिएटर है, उतनी उस शिद्दत का और उस क्वालिटी का मैंने दोबारा नहीं देखा। और मैं नॉस्टैल्जिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ जी, यकीनन मैं प्योरली इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि अलकाजी साहब का जो 14-15 साल का एक मुहिम था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ, उनके आइडियाज, उनके थिएटर के सारे जिस रिगर के साथ उन्होंने थिएटर को प्रैक्टिस किया था, मिसाल के तौर पर डिजाइन के लेवल पर, सेट्स की फिनिश जी जी, लाइटिंग, छोटा किरदार भी। मुझे याद है जब मैंने बेगम का तकिया देखा तो उसमें पंकज कपूर गांव के एक जो बौड़म सा आदमी होता है, लो आईक्यू वाला, क्राउड में वो सीन करने आते थे। ही वॉज नॉट डूइंग द मेन रोल, लेकिन आपको याद रह जाता था। अन्नू कपूर ने एक कैमियो किया, आपको याद रह जाता था। आपको विजय कश्यप याद रह जाएंगे, आपको के रैना याद रहे। ये तो इस तरह के मैंने कुछ 22-23 बाकमाल एक्टर एक साथ देखे पहली बार। क्या बात है जी। और मैं लखनऊ में कॉलेज में था तो बंसी कौल साहब वहाँ आए थे, उन्होंने की थी आला अफसर नाम की एक नौटंकी, जो एडेप्टेशन था इंस्पेक्टर जनरल का, गोगोल वाला, और मुद्रा राक्षस साहब ने उसको लिखा था और नई तर्ज की नौटंकी आप उसे कह सकते थे। तो वो सेंसिबिलिटी की जो जिसे कहना चाहिए एमलगमेशन था, एक मॉडर्न ट्रेंड थिएटर का आदमी एक ट्रेडिशनल फॉर्म को एक नई तरीके से सामने ला रहा था, उसने मेरे ऊपर बहुत छाप छोड़ी। और उसी 2 महीने के अंदर हबीब तनवीर साहब का प्ले आया लखनऊ में, मुझे याद है, छत्तीसगढ़ी वर्जन ऑफ मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। जी, मिट्टी की गाड़ी जी। और उस प्ले ने मुझे बिल्कुल ही आई वॉज फ्लोड, क्योंकि मुझे पहली बार लगा कि थिएटर इतना फ्लूइड हो सकता है। फ्लूइडिटी की जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे उसका पूरा फॉर्म इसलिए पसंद आया कि सीन कब खत्म हुआ, कब दूसरा सीन शुरू हुआ, कैसे एंट्री हुई, कैसे एग्जिट हुई, उसका मुझे कोई एहसास नहीं हुआ। नाटक शुरू हुआ और नाटक खत्म हुआ, पूरी कहानी पूरी सटलिटी के साथ मुझ तक पहुंची। आज भी मुझे याद है उसमें एक बड़ा खूबसूरत जो संस्कृत थिएटर जिसको हम, मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान को किसी को समझना है तो हमारे संस्कृत प्लेस पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज उसमें जो फिनेस है थॉट की, उसमें जो सोफिस्टिकेशन है, वो आज हमें राइटिंग में नहीं मिलता। मैं आपको 2 छोटी-छोटी मिसालें देता हूँ जो उस वक्त देखी हुई। उसमें एक सीन है जहां पर मिट्टी की गाड़ी में बौद्ध भिक्षुक बन गया है वो आदमी जो जुआ खेलता था और उसको वसंत सेना ने बचाया है। अब इत्तेफाक से जहां वसंत सेना का गला घोंटा गया है जी, वो उसी तालाब के पास आता है अपने कपड़े धोने, और वसंत सेना को गला घोटने के बाद सूखे पत्तों से ढक दिया है शकार ने। तो ये आदमी अपना गीला कपड़ा उस पर सुखाने डालता है और उसी वक्त वसंत सेना अंगड़ाई लेती है। क्या बात है, क्या बात है जी। तो ये आदमी ऑडियंस से ये कह रहा है कि ये पत्तों की चुरमुराहट सुन के लगता है ये जो धूप से कपड़ा सूख रहा है इससे आवाज पैदा, क्या बात है, क्या क्या नजाकत है जी। दैट काइंड ऑफ फिनेस ऑफ थॉट एंड राइटिंग। तो मुझे उस वक्त ये लगा कि जिन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं पेंटिंग के बैकग्राउंड से है, मैं पोस्टर बनाता था, तो वहाँ फिर मुझे एहसास हुआ कि इनमें वो सारे एलिमेंट्स हैं, पोइट्री है और विजुअल्स हैं। तो थिएटर ने मुझे बिल्कुल इन 3 लोगों के काम ने, मैं कह सकता हूँ, काजी साहब का एक पूरा फेस्टिवल था, एक हबीब साहब का और एक बंसी साहब की ये नाटक, इन्होंने तो मुझे ये ऑलमोस्ट कन्विंस कर दिया कि मुझे थिएटर करना। और उस वक्त लखनऊ का माहौल ये था कि हमारे उस्ताद भी बड़े इनलाइटेंड टीचर्स होते थे, वो हमें शेक्सपियर गालिब के थ्रू समझाते थे, या कभी बातों बातों में मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, बिसारिया साहब, राज बिसारिया साहब बड़े एफर्टलेसली रेम्ब्रांड से गुजर के और इस पर आके वो 5, 6, 8 जगहों से हमको घुमा देते थे पढ़ाते हुए। क्या बात है, लिटरेचर। तो वो उन उस्तादों का असर रहा।
फिर लखनऊ एक ऐसा शहर जहां हर तीसरा आदमी जुमला कस देता है। जुमला कसना अगर आप समझे तो एक जी 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 उसको हम चुस्त करना कहते हैं या जो भी आप कहें। तो उस अक्सर अशार के जरिए होता था, शेरो शायरी के जरिए। जी 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 तो पोइट्री की जो एक स्ट्रेंथ थी उसका मुझे बड़ा अच्छा एहसास हुआ और वो सारी चीजें कहीं मेरे साथ रह गई। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आया तो ये वो दौर था जब कारन जी का थिएटर अपने उरूज पर था। मतलब मैं पूरी मुआजरत के साथ कहूंगा वो अमूमन मनोज कुमार की फिल्म होती थी स्टेज पे कि उसमें गाना होता था, लड़कियां एक साथ कोरियोग्राफ डांस करती सब थी, कुछ होता था जी। उसमें गुर्जरी के अच्छे कपड़े होते थे, जी, जी, जी। कॉटेज इंडस्ट्री की कारपेट्स हैंग होती थी, मगर उस थिएटर में रूह नहीं थी। इट्स समवेयर मिस्ड। उससे ये भी मालूम हो जाता था कि स्टोर में क्या क्या सामान मौजूद हाँ, है। मतलब उसमें ये था कि एक्टिंग के अलावा सब कुछ मिल जाता था। जी 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 और दूसरी तरफ कहानियों का रंगमंच चल रहा था जी जो अंकुर जी का एक पूरा चला हुआ मुहिम था। तो नॉन रियलिस्टिक थिएटर वाज द इन थिंग, तीसरा बादल था। जी तो हमारे जैसे लोग जिनकी कोई ट्रेडिशन नहीं थी, अर्बन थिएटर की अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारा ट्रेडिशन क्या है? हमारा ट्रेडिशन है बॉक्स रूम ड्रामा, इप्सन कह सकते हैं हम, रियलिस्टिक नाटक के बैकग्राउंड से, क्योंकि फोक परंपरा से हम है नहीं और दूसरी चीजें हमारी है नहीं। तो अब आप जब मेरे सामने ये सवाल आया, मैं आई एम जंपिंग टू बॉम्बे नाउ। जी जब मैं बॉम्बे पहुंचा और मुझे श्याम बेनेगल साहब ने भारत एक खोज डिजाइन करने के लिए ऑफर किया तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा ब्रेक था वो, और मुझे लगा मेरे एनएसडी की ट्रेनिंग का एक्सटेंशन है, तो मैंने उसकी डिजाइनिंग के सहारे वो पूरी चीजें इम्बाइब की। फिर गुलजार साहब ने मुझे मिर्जा गालिब डिजाइन करने के लिए बुलाया, फिर उसके बाद चाणक्य, चंद्रकांता, ये 4-5 पीरियड करने के बाद आई गॉट फेड अप। तो मैंने कहा बहुत हो गया ये, अब मुझे थिएटर करना था। तो फिर हम लोगों ने, जिस वक्त ये हालात हो गए कि मैं रोजगार कहीं और से कमाऊं और थिएटर कर सकूं, क्योंकि हिंदी उर्दू थिएटर की एक रियलिटी है जो आप सबको समझनी चाहिए कि थिएटर वही आदमी कर पाएगा जो पैसे कहीं और से कमा रहा है, या फिर वो ग्रांट वाला थिएटर करेगा जो आप यहाँ मंडी हाउस में देख के अक्सर उठ के आ जाते हैं, या आपको लगता है हिंदी में ऐसे ही नाटक क्यों होते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। जी जी तो बम्बई में जब ये मौका आया और हमने शुरू किया तो मेरे साथ बड़ी खुशकिस्मती ये रही कि मैं बम्बई पहुंचते ही गुलजार साहब के साथ काम कर रहा था। तो मुझे ये इल्म था कि गुलजार साहब के पास बहुत सारी ऐसी शायरी है जो पब्लिश नहीं हुई है, और बहुत सी कहानियां जो मैं फर्स्ट टाइम जो सुनता था उनके साथ। ये वाकई बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि उनकी बहुत सी नज़में पहली बार मैंने ही सुनी। और गुजरात के दंगे हुए थे 2002 में, और हम लोग कुछ राइट्स पर करना चाहते थे। तो मुझे ये लगा कि बहुत आसान फार्मूला होगा राइट्स में, अगर हम करें तो रिकरेंस ऑफ राइट्स पे हमें करना चाहिए कि ये बार बार क्यों होता है, और उसके लिए जो इंसानियत पर जो असर होता है उस पर होता है। तो गुलजार साहब की कहानियों और नज़में जोड़ के, क्योंकि मुझे कहानियों का सिर्फ देखकर मुझे लगा कि कहीं कुछ बात अधूरी है, तो उसमें फिर मैंने पोएम्स का इस्तेमाल किया, और वो पहली बार नज़में और कहानियां मिलकर एक नया फॉर्म बना जिसको लोगों ने उस वक्त बहुत पसंद किया। और आज भी वो खराशे का शो, अभी हम लोग पिछले हफ्ते वहाँ करके आए अमृतसर में, उसकी किताब भी है। उस राइट के सब्जेक्ट पर वो अपनी तरह का बिल्कुल अलग कंटेंट है, और उस पर अमूमन बहुत कुछ हमारे पास ढंग के प्लेस भी है, जैसे नादरा बाजी कह रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि नाटक लिखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, बिकॉज फिल्म में तो एक विजुअल का सहारा रहता है, एक बिल्कुल खुली जमीन पर जब आदमी नाटक लिख रहा है तो उसको जब आप विजुअलाइज करते हैं और उसमें एक दूसरा एलिमेंट शामिल हो जाता है स्पेस का, जी। तो उस स्पेस के साथ जो आपकी लड़ाई चल रही होती। तो मैंने हबीब साहब से फ्लूइडिटी ऑफ फॉर्म लिया, पोएट्री और इसका जो भी मेरी सेंसिबिलिटी थी वो आए, तो उससे मिलकर एक एक्साइटिंग नया फॉर्म सा क्रिएट हुआ। और बॉम्बे में जाहिर है ये बात मुझे कहते हुए कोई दम के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो नादरा बाजी ने काम किया है, जो नसीर भाई करते हैं, और जो छोटा मोटा हम लोग करते हैं, और इप्टा में जो सत्यू साहब ने काम किया, इन सब ने उर्दू को बम्बई की ज़बान बना के रखा हुआ है। जो फिल्मों की वजह से, पारसी ड्रामे की वजह से बम्बई की ज़बान थी, आज भी बम्बई में एक ज़बान उर्दू है। जी 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 और उसमें
कहीं ना कहीं इस थिएटर का बहुत बड़ा हाथ है। जी जी। हम वापस आएंगे और इनसे और भी बातें करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं सौरभ का तारुफ कराना चाहूँ या कराने लगूँ ये बहुत ज़्यादती होगी, इसलिए मैं इनका तारुफ नहीं कराऊंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि ये मेरे भाई हैं जो कुंभ के मेले में खो गए थे और आज मिले हैं। हमने एक दूसरे को अपने सर देख के पहचाना और गले लग गए। और जो बात आप सौरभ के बारे में नहीं जानते, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, आपने सबने इनको देखा है और पसंद किया है, लेकिन जो बात आपको शायद याद नहीं होगी वो ये कि एक बहुत मशहूर फिल्म है सत्या, उसका स्क्रीन प्ले इन्हीं ने लिखा और वो उस साल का बेस्ट स्क्रीन प्ले था। इसके अलावा इन्हीं ने जब थिएटर करना शुरू किया तो इनका एक ड्रामा चल रहा था यहीं मंडी हाउस में कहीं, और वहां पे वो कपूर साहब आए और उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि इनके लिए बैंडिट क्वीन में रोल पैदा किया जाए। रोल पैदा किया गया और उन्होंने ये रोल किया और उसके बाद से एक के बाद एक और दूसरा और तीसरा ये रोल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि थिएटर भी कर रहे हैं। तो इन सारी बातों के लिए मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा और फिर इनसे भी वही सवाल करना चाहूँगा कि जो उर्दू का जो पुराना रंग था जिसमें शायरी का इस्तेमाल किया जाता था, बुलंद बांग जो है डायलॉग्स होते थे, तो वो सब आपकी नज़र से गुजरा क्योंकि आपने रेपेट्री में, एनएसडी रेपेट्री में काफ़ी दिन काम किया। तो वो कौन कौन सी यादें हैं उस दौर की जिन्हें आप आने वाले कामों में इस्तेमाल करना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया जो भी आपने कहा जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरा बिछड़ा हुआ भाई मुझे मिल गया। जी 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 जी, देखिए ये सब रिश्ता का कर्म। खाली इतना है कि एक भाई जो है थोड़ा खा पी के बड़ा हुआ, दूसरा जो है उसका हक मारा गया। देखिए क्या क्या जुल्म हम पे नहीं हुए। पहली बात तो ये मेरे लिए वाकई बहुत बड़े सम्मान की बात है कि मैं इस मंच पे हूँ, न सिर्फ इसलिए कि मंच पे आना अपने आप में बहुत बड़े सम्मान की बात होती है, लेकिन जब मुझे रेख्ता ने इसके लिए बुलाया तो मैंने सबसे पहले यही पूछा कि भाई मैं भूले हुए रंगों पे क्या बात करूंगा, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। मेरा सफ़र जो है पूरा आर्ट का जो सफ़र है वो बहुत छोटा सफ़र है। तो जैसे सत्तू साहब ने कहा कि वो 1952 में बॉम्बे गए थे और 54 में उन्होंने थिएटर में काम शुरू किया, तो इनका सफ़र जो है थिएटर का और काम का सफ़र जो है वो 52-54 में शुरू हुआ। उसके 10 साल बाद मेरी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ, यानी कि मैं पैदा होके सन 1963 में आया था। क्या बात है। तो मेरा सफ़र तो वहाँ से शुरू हुआ जी। नादिरा जी, सलीम भाई, सब लोग बहुत पुराने हैं, इन लोगों ने बहुत काम किया है। मेरी शुरुआत 1984 में हुई थी थिएटर में। मेरा पहला कदम जो था वो 1984 में था और इन्होंने गोल्डन पीरियड देखा। आरिफ साहब ने जैसा बताया कि इन्होंने गोल्डन पीरियड देखा, मैंने एक ऐसा पीरियड देखा जिसमें वैक्यूम था। तो जिस वक्त मैं आया था, इत्तेफाक से ये बहुत अच्छी बात थी हम लोगों के लिए कि सब लोग जो बड़े बड़े नाम थे, जो भी नाम इन्होंने लिए, पंकज साहब हो गए, अनु कपूर साहब हो गए, सब लोग, नादिरा जी, सब लोग बॉम्बे चले गए थे। तो दिल्ली में हमेशा बात होती थी एक गोल्डन पीरियड की, जब बहुत सारे बहुत अच्छे नाटक लिखे गए, ट्रांसलेट किए गए, प्रोडक्शन किया गया। मैंने वो कभी नहीं देखा, लेकिन जो भी देख रहा था मैं अपने आसपास, मैं और मेरे जैसे लोग, मेरे कंटेम्प्रेरीज हैं मनोज बाजपेयी, मेरे कंटेम्प्रेरीज हैं पीयूष मिश्रा, हम सभी लोग कुछ करना चाह रहे थे। और मेरा पहला नाटक जो था, जो जिससे मुझे नाम मिला और मुझे नाटक पहली बार ढंग से समझ में आया, वो एक ट्रांसलेशन था आर्थर मिलर का, एक प्ले है अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज। उसका ट्रांसलेशन हम लोगों ने किया था यहाँ पर दिल्ली में, और उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो बंबई से आई थी, वो नादिरा जी ने ट्रांसलेट की थी। और वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो स्क्रिप्ट आज भी मेरे पास है। उसमें उर्दू जबान का एक बड़ा अच्छा इस्तेमाल है, हिंदुस्तानी जबान है, इंग्लिश का प्ले है, इंग्लिश में है, लेकिन जिस तरह से वो ट्रांसलेट हुआ है वो प्ले,
वो हमें अपने घर का ही नाटक लगता था, अपने घर की ही कहानी लगती थी। तो इस तरह से सफर शुरू हुआ। एक माहौल था उन दिनों में जो मैं अब थोड़ा सा मिस करता हूं, शायद इसलिए क्योंकि अब मैं खुद बंबई चला गया हूं और जो यंग जनरेशन है शायद वो कर रही हो, लेकिन एक कमाल का माहौल था। एक तो उन दिनों एनएसडी की जो बाउंड्री वॉल है वो कुल जमा 2.5 या 3 फीट की हुआ करती थी, तो उसमें आप हमेशा उसको बेंच की तरह इस्तेमाल करते थे। पांव अगर सड़क की तरफ हैं तो आप चाय पिया करते थे, और पांव अगर अंदर की तरफ हैं तो एनएसटी के दूसरे अपने दोस्तों से बातें किया करते थे और रिहर्सल किया करते थे। आप देखिए कितनी खूबसूरत इमेजरी इन्होंने इस्तेमाल की। फेंस सिटर्स, सारे के सारे फेंस सिटर्स हुआ करते थे। जी, और मेरे को बड़ा अच्छा ये लगा जी। कि मैं बैक बेंचर से फेंस सिटर हो गया था। स्कूल में मैं बैक बेंचर हुआ करता था। और मंडी हाउस आप सभी लोगों ने देखा ही है। उस जमाने में वहां पर सर्कल था, अभी भी है सर्कल, और छोटे छोटे पॉकेट्स थे, गार्डन्स थे, फिर बिल्डिंग्स थी। कम से कम में नहीं तो 20-25 रिहर्सल्स तो रोज होती थी, और आप किसी भी रिहर्सल में जाके आप चाय पी सकते थे, बात कर सकते थे। एनएसडी, मैं एनएसडी का स्टूडेंट नहीं था, मैंने ट्राई किया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था स्कूल में, लेकिन मुझे एनएसडी में कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एनएसडी का स्टूडेंट नहीं हूं, क्योंकि मैं बाकायदा लाइब्रेरी जा सकता था, मैं हॉस्टल में अक्सर जाया करता था। तो एक तरह का जिसके कहते हैं कि कहना चाहिए कि इनफॉर्मेलिटी जो थी बाहर की दुनिया में और स्कूल की दुनिया में, वो बहुत थी। अब थोड़ा सा ये है कि फेंसिंग बड़ी हो गई है, कुछ रूल्स हैं जो शायद ठीक भी हैं, लेकिन अब वो एक कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है जब आपके सामने फेंसिंग होती है। देशों की भी यही प्रॉब्लम है कि अगर फेंसिंग हट जाए तो क्या बात, मेरे ख्याल से वाह, बातचीत ज्यादा हो पाएगी। क्या बात। फिर नाटक करते गए हम लोग। उसके बाद मैं एक छोटी सी चीज यहां बताना चाहूंगा। मैंने थिएटर से शुरुआत नहीं की थी। कहने का मतलब यह है कि जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था तो मेरा सबसे बड़ा फैसिनेशन था फिल्म्स, क्योंकि हमारा घर एक ऐसा घर था, आम हिंदुस्तानी घरों से अलग था। हमारे घर में बच्चों को हफ्ते में 4 फिल्में देखना अलाउड था। दो हमारे पेरेंट्स देखते थे, 2 हमारे पेरेंट्स साथ में देखते थे, और 2 मैं अपने भाई के साथ देखता था जो मुझसे 10 साल बड़ा है। तो फिल्मों का मुझे बहुत शौक था। और 6th स्टैंडर्ड में हिंदी में एक निबंध आया था, मेरा सपना करके, मुझे याद है आज तक। मेरा सपना, तो मुझे लगा कि सभी लोग निबंध लिखते हैं और यही लिखते हैं कि मेरा सपना है कि भारत मेरा महान बने, या मेरा सपना है मैं जवाहरलाल नेहरू बनना चाहता हूं। मुझे लगा कि मैं कुछ एक नया काम करता हूं। तो उन दिनों मैंने एक फिल्म देखी थी, मैकेनाज गोल्ड। तो मैंने उसकी कहानी थोड़ी सी उठा के चेप दी। मैंने कहा कि कल रात जब मैं सोया था तो मुझे सपना आया कि एक रेगिस्तान है और उसमें एक घोड़ा चला आ रहा है, और अचानक गोली चलती है और घोड़े से वो आदमी गिरता है। क्या बात है। मुझे लगा था कि ये बड़ा कमाल हो जाएगा और मुझे मेरी बहुत तारीफ होगी। लेकिन नेक्स्ट डे क्लास टीचर ने मुझे बुला के पूरे क्लास के सामने खड़ा किया और उन्होंने वो निबंध पढ़ के सुनाया जो मैंने लिखा था। और उन्होंने कहा, देखिए साहब, ऐसे ऐसे सपने हैं आजकल के बच्चों के, तो क्या होगा। तो खैर मेरा दिल बहुत टूट गया था। मैं घर आया। मैं एक आर्टिस्ट फैमिली से ही हूं। मेरे फादर जो थे वो ही वॉज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड डीन म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, वोकलिस्ट थे। और मेरी मदर जो है वो, उनको श्रेय प्राप्त है कि वो प्रथम महिला तबला वादक हैं। तो क्या बात है, क्या बात है। तो चूंकि आर्ट का माहौल था घर में, तो उन्होंने डिस्करेज नहीं किया। उन्होंने कहा कि देखो, स्कूल में मत लिखा करो इस तरह के तुम निबंध, तुम अलग से लिखा करो और मास्टर जी को पढ़ के मत सुनाया करो, हमें सुनाया करो। तो मेरा जो पहला जो फैसिनेशन था, जो मैंने अपने 6th स्टैंडर्ड में अपने दोस्तों के साथ शेयर किया था, एक मैं थोड़ा सा यहां डेविएशन लूंगा। मेरे भाई के पास एक क्लिक 3 नाम का एक कैमरा था, जो कि एक स्टिल कैमरा था, और उस जमाने में रोल लगते थे, फिल्म लगती थी। वो 16 फ्रेम्स खींचता था वो कैमरा।
तो मैंने अपने दोस्तों को ये पट्टी पढ़ाई, मैं थोड़ा समझदार था अपने दोस्तों में, तो मैंने कहा कि अगर मैं अपने भाई से कैमरा ले लूंगा, अगर हम बहुत सारे रोल्स खरीदें और पिक्चर्स क्लिक करते जाएं और बाद में उन्हें इकट्ठा करके एक नेगेटिव बना दें और प्रोजेक्टर के थ्रू निकालें तो हम फिल्म बना सकते हैं। ये लॉजिक समहाउ वर्क कर गया मेरे दोस्तों के साथ, और 6 स्टैंडर्ड से लेके ये सपना तकरीबन 10वीं 11वीं तक, जब तक कि हमें नॉलेज नहीं हुई इस बात की, दिल्ली में कुछ किसी को नहीं पता था कि फिल्म कैसे बनती है, तो ये चल गया। ये हम लोग जेब खर्ची बचाने की कोशिश करते थे, तो पूरा आइडिया था फिल्म बनाने का। और अंत में जाके जब मैं कॉलेज में आया तो मेरा एक दोस्त मेरे पास आया, उसने कहा कि यार देखो, पैसे तो हम कभी इकट्ठे कर नहीं पाए, तो एक काम क्यों ना करें, हम लोग नाटक कर लेते हैं। नाटक में क्या है, कहानी भी होती है, गाना भी होता है, एक्टिंग भी होती है, सेट भी बनाया जाता, कैमरा नहीं होता है। तो फिल्म बनाने जिस दिन पैसे इकट्ठे हो जाएंगे फिल्म बना लेंगे, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। एंड दैट्स हाउ माय जर्नी इन थिएटर। बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने कही है, वो ये कि ड्रामा जो है वो फिल्म की बुनियाद है। अगर ड्रामा नहीं होगा तो फिल्मों तक चीज़ें कैसे पहुंचेंगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि इनकी जो बुनियादें हैं वो कितनी मजबूत हैं। और आपने सुना कि म्यूज़िक से लेके और ड्रामों से लेके और फिल्मों तक का जो इनका सफ़र है, ये एक बेमिसाल सफ़र है और हम सब के लिए एक आइडियल की हैसियत रखता है। मैं एक छोटी सी बात आप सबको और अपने पैनलिस्ट को याद दिलाना चाहूँगा कि जब हम उर्दू तहजीब की बात करते हैं या उर्दू ज़बान की बात करते हैं या उर्दू अदब की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक ज़बान का एक ख़ास अंदाज का इस्तेमाल, जिसका आपने हवाला दिया कि आज ज़बान किसी तरह भी बढ़ती जा रही है, तो उसमें जो ज़बान के नुआंसेस हुआ करते थे, जो मल्टी लेयर्ड एक उसका कॉन्टेक्स्ट आता था और उसकी वजह से उसमें डेप्थ होती थी। जो हम प्रोडक्ट बनाते थे, जो ड्रामे किए जाते थे, चाहे वो पारसी थिएटर के दौर के ड्रामे हो या बाद के। आज भी देखिए, अगर हम आगा हश्र कश्मीरी या मतलब उस दौर के किसी भी ड्रामा निगार का ड्रामा लेते हैं और जब रिहर्सल्स करते हैं, तब हम रियलाइज़ करते हैं कि क्या इसकी रिद्म है और क्या इसका आहंग है। और जब एक्टर्स उसे करते हैं तो उसकी जो एक गूंज पैदा होती है। और उसके साथ साथ जो हम म्यूज़िक का इस्तेमाल किया करते थे, उस ज़माने की जितनी भी पॉपुलर फॉर्म्स थी, जितने बड़े म्यूजिशियंस थे, वो सब आके हिंदुस्तान भर से आके जमा होते थे मुंबई में। और फिल्म इंडस्ट्री से पहले जो पारसी थिएटर की इंडस्ट्री थी, मैं समझता हूँ उसने जिस तरह से टैलेंट को जमा किया, यानी मुल्तान से लेके और सराइकी ज़बान के लोग और सिंधी ज़बान के लोग और राजस्थान से लेके और बंगाल से लेके जितने म्यूजिशियंस अपनी अपनी अलग अलग ट्रेडिशंस लेके आते थे, वो उसको एनरिच करते थे। और उसके साथ साथ उस ज़माने के जो बेहतरीन शायर और बेहतरीन लिखने वाले थे, वो उसमें कंट्रीब्यूट करते थे। और उसके बाद जो एक प्रोडक्ट बनता था, आप सोचिए कि उस ज़माने में मुकाबला होता था सेठों में कि टिकट जो है कौन ख़रीदेगा। तो कहने वाले कहते हैं कि उस सस्ते ज़माने में 5,000 रुपए तक का टिकट लेके लोग देखने के लिए बेचैन रहते थे। ये उसका कल्मिनेशन था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कैमरा इन्वेंट हो गया और लोग जो है मूविंग इमेजेस देखने लगे। लेकिन इससे भी मैं नहीं समझता कि थिएटर का नुकसान हुआ, क्योंकि थिएटर के पूरे जो प्रोडक्ट्स थे वो फिल्मों में पहुंच गए। और आज जो हमारी फिल्मों का जो ट्रेडिशन है, अगर आप उसको एनालाइज करें कि हमारी फिल्मों में गाने क्यों होते हैं, क्योंकि पारसी थिएटर में गाने होते थे। तो ये जो तसलसल है ये जारी है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो थिएटर के पुराने रंग थे, पारसी थिएटर के बारे में अगर आप कहें तो मैं 2 मिनट बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी पारसी थिएटर किया है। यहूदी की लड़की, खूबसूरत बला, अछूता दामन, ये सारे नाटक मैंने किए हैं। जब मैंने यहूदी की लड़की किया था तो सबने मुझे मशवरा दिया था कि क्या कर रही हैं आप, अरे पुराना प्ले है, कौन देखने आएगा और ये ज़बान बोलेगा कौन। मैंने कहा ये तो फिर जिम्मेदारी मेरी बनती है, अगर मैं इसकी जिम्मेदारी ले रही हूँ कि मैं डायरेक्ट करूँगी तो मैं लोगों को सिखाऊंगी और होगा कामयाब, क्यों नहीं होगा। और ये इतने अच्छे लिखे हुए नाटक है, मुझे तो लगता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की अभी 10 साल पहले तक की जितनी कहानियाँ आती थी उसमें से हर कहानी कहीं ना कहीं यहूदी की लड़की या खूबसूरत बला, छूता दामन का कहीं ना कोई सीन, हाँ पिछले 8-10 साल से वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई,
लेकिन बिछड़े हुए भाइयों की कहानियां तो मुझे लगता है कि अभी तक चल रही थी और चलती रहेंगी। और इतने खूबसूरत उसकी ज़बान और उसके अशार। एक शेर मैं आपको उसका सुनाना चाहूँगी, यहूदी की लड़की का। एक रोमांटिक जो हीरो है वो अपनी हीरोइन से कहता है, जब तक वो इकरार नहीं करती है, वो कहती नहीं है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, उसको मनाने के लिए वो एक शेर पढ़ता है, तुम ही हो राज़े दिल अपना, तुम ही हो बस खुशी अपनी, तुम ही हो राज़े दिल अपना, तुम ही हो बस खुशी अपनी, तुम्हारी एक हाँ पे है मुनहसर जिंदगी अपनी। क्या बात है, क्या तुम्हारी एक हाँ पर है मुनहसर जिंदगी अपनी। उम्मीदें जी उठे वो लफ्ज मुंह से मेरी जान कह दो, उम्मीदें जी उठे वो लफ्ज मुंह से मेरी जान कह दो, मैं सदके प्यारे होठों के लबे नाजुक से हाँ कह दो। क्या बात है, क्या बात है। जब इस तरह की जबान बोलते हैं ऐसा लगता है कि नहीं समझेगी ऑडियंस, नहीं पसंद किएगी। लेकिन मेरा तजुर्बा ये पारसी प्लेस का इतना बेहतरीन रहा कि जिसका और इसमें वो एक टेक्निक इस्तेमाल करते थे, उसमें वो टेक्निक इस्तेमाल ये करते थे कि आखिर का लफ्ज नहीं बोलते थे और वहां पे रुक जाते थे, और आखिर का जो लफ्ज होता था वो ऑडियंस से आता था कि हाँ कह दो। तो ये जो इंक्लूजन होता था इधर बैठे हुए लोगों का, जो जिस तरह की ड्रामे में शमूलियत होती थी, क्योंकि उन सब का जो शऊर था, जो टेस्ट था, उसकी आबियारी उसी शायरी ने, उसी जबान ने, उसी माहौल ने की थी। जी मैं चाहूंगा कि अभी बॉम्बे में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग काम ये हुआ कि मुगल आजम को स्टेज पर फिरोज खान ने पेश किया। वाह। जी। और आप यकीन मानिए कि उसके टिकट्स नहीं मिलते हैं, वो पूरे शोज वहाँ भी 5-5 हजार रुपए का टिकट है। 5,000 7,500 का है, 7,500 10,000, लेकिन 7,500 उसके टिकट एडवांस पे ऑनलाइन बुक हो जाते हैं, फुल हो जाता है प्ले। तो जबान का जो आप कह रहे हैं उसका जाहिर है अपना एक मजा है, और उस के मगर मुझे क्या लगता है कि पारसी ड्रामों का जब हम जिक्र करते हैं तो उसके फॉर्म को तो हम समझ लेते हैं, उसके कंटेंट के बारे में बात, उसको रीडिफाइन या रीइंट्रोड्यूस करना हो अगर आज, तो जाहिर उसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियां आती हैं, काफी तब्दीलियों की जरूरत है। बाजी ने खासतौर से जब किया, अभी मैंने इनके देखे पारसी प्लेस, तो उसकी जो पूरी वोकैबुलरी है वो प्रोसीनियम थिएटर और पेंटेड बैकड्रॉप्स और सफिशिएंट बैकड्रॉप्स के साथ जुड़ी हुई है। तो उसकी जो फ्लुएंसी है कहानी कहने की, उसके कॉमिक इंटरल्यूड की अपनी एक टाइमिंग है, उसमें आइटम सॉन्ग की अपनी एक जगह है, वो सारा है, लेकिन वो उस नैरेटिव का हिस्सा बनकर आगे आता। वो सारे स्टेजेस पर करना थोड़ा मुश्किल है। यकीनन। जी जी, जी। मुझे लगता है आज हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है थिएटर का नया इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसकी मैं आपको मिसाल दूं, जब मैं स्टूडेंट था तो कमानी वाज द नंबर 1 थिएटर इन दिल्ली, अनफॉर्चुनेटली स्टिल जी अभी भी नंबर 1 ही है। जी, जी। हम मेट्रो पे आ गए, हमने दिल्ली को साथ गुड़गांव तक एक्सपैंड कर दिया, हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, मगर हमारे पास एक ऐसा ऑडिटोरियम नहीं है कि कोई नहीं। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो बीच में थोड़े से ऑडिटोरियम बने, जैसे कि एपी सेंटर था गुड़गांव में, वो बंद हो चुका है। अगर आप नोएडा जाएं तो थिएटर वाले वहां मुझे लगता है कि अब तो खासतौर से थिएटर ऐसे बनाए जाते हैं कि उसमें ड्रामा ना हो सके, क्योंकि उसमें मल्टीपर्पज के नाम पे जी हाँ, कुछ भी कर देते हैं। तो जिस पारसी थिएटर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उसने एक पूरा सिस्टम ले डाउन किया था। और सिंगल थिएटर, जिस तरह आज मैं अभी भी अमृतसर गया तो मैंने एक पुराना थिएटर देखा, बिल्कुल ब्रिटिश डिजाइन का, वहाँ पर गोल्डन टेम्पल के पास एक पुराना थिएटर है। विक्ट्री थिएटर पुणे में है, वो भी वेस्ट एंड के थिएटर के डिजाइन पर है। अगर वो थिएटर रिक्लेम हो जाए तो आज भी उसमें बड़े मजे लेकर ये पारसी ड्रामे, जैसे ओपेरा हाउस रिक्लेम हुआ है बॉम्बे में, बिल्कुल, बिकॉज आप यकीन मानिए वो उन स्टेजेस से जुड़ी हुई चीज है। थिएटर आर्किटेक्चर का भी उस थिएटर के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, जैसे संस्कृत थिएटर का बेयर स्टेज के साथ है। तो आई थिंक दैट आल्सो नीड्स टू बी लुक्ड एट। जी, इसके साथ साथ मैं अपने पैनलिस्ट को याद दिलाना चाहूंगा कि यहाँ पे सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सब जौहरी हैं और पारखी हैं और आपके फन से और आपके काम से वाकिफ हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप में से अगर कोई इनसे कुछ पूछना चाहे, कुछ कहना चाहे
तो मैं चाहूँगा कि आपके सवालात भी इस डिस्कशन में हम शामिल करें। जी खालिद साहब, जी आपकी आवाज़ आ जाएगी। आप पुराने थिएटर वाले हैं, आपको किसी माइक्रोफोन की ज़रूरत नहीं, ये तो हमको ज़रूरत है। चल रहा है, ऑन है। अरे अच्छा अच्छा, ये जरूरी है, अरे जी, ये जरूरी है कि यहाँ पे बैठी हुई ऑडियंस आपके बारे में जाने। जी नवाजिश, मोहब्बत आपकी, मोहब्बत आपकी। शुक्रिया। जी मेरा नाम दानिश इकबाल है और मैं ड्रामे लिखता हूँ एक ज़माने से, और कुछ ड्रामे लिखे हैं जो सत्यू साहब की मोहब्बत के बायस काफ़ी पसंद किए गए। उसके अलावा ड्रामों से मुताल्लिक़ सारे काम करता रहता हूँ और कोई मौका नहीं छोड़ता, जिसमें आज की ये महफिल भी शामिल है। जी बस इसके अलावा और कुछ नहीं। जी कोई और साहब? जी 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 शाहिद साहब। जी थिएटर और फिल्म को जिंदा रखने में और उर्दू को जिंदा रखने में दोनों का आपस का ताल्लुक रहा, साथ रहा। थिएटर ने उर्दू को जिंदा रखा, उर्दू ने थिएटर को जिंदा रखा। लेकिन आज उर्दू जो है वो इस तरह की महफिलों में तो है, लेकिन अपने आप में कहीं जो है वो बिस्तरे मर्ग पर है, मरी नहीं है लेकिन बिस्तरे मर्ग पर है। तो आज थिएटर को और फिल्मों में भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, खत्म हो रही है उर्दू। तो थिएटर को किस तरह, क्योंकि ये जश्न रेख्ता है, तो मैं ये जानना चाहूंगा यहाँ मौजूद अफराद से कि उर्दू को नई जिंदगी देने के लिए थिएटर का इस्तेमाल कैसे हो सकता है और किस तरह से अच्छे उम्दा प्लेज, क्योंकि जब तक उर्दू का ताल्लुक था थिएटर के साथ तो बहुत उम्दा प्लेज लिखे गए और आहिस्ता आहिस्ता उर्दू और हिंदुस्तानी जिसे कहिए उसका ताल्लुक कम हुआ, तो अच्छे प्लेज लिखे जाने कम होने लगे। फिल्म वालों से जिससे बात करता हूं कहते हैं साहब सब कुछ है, कहानियों की कमी है। तो कहानियों की कमी क्यों है? क्योंकि कहानीकार को आप अपने यहां कोई अहमियत नहीं देते। अच्छे थिएटर प्ले की कमी क्यों है? क्योंकि आप अच्छे ड्रामा लिखने वाले को अपने यहाँ अहमियत नहीं देते। पाकिस्तान में शायद अब भी कुछ अच्छे लिखे जा रहे हैं क्योंकि वहां अब ये जुबान जो अवामी जुबान है, मैं उर्दू की बात नहीं कर रहा हूं, उर्दू से मेरी मुराद है अवाम के दिल को छूने वाली जुबान। तो ये अवाम के दिल को छूने वाली जुबान को ज्यादा करीब लाने के लिए क्या इक़दाम हो सकते हैं, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? जी इससे पहले कि मैं पैनलिस्ट से दरख्वास्त करूं कि इस पर रिएक्ट करें, मैंने याद दिलाना चाहूँगा कि अलकाजी साहब का जो कंट्रीब्यूशन है और जो मोहन राकेश साहब का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर हम उसे देखें, वो एक तरह की सिम्बायोसिस है और वो बिल्कुल मुमकिन नहीं हो पाता अगर दोनों ने मिल के इतनी शिद्दत से उन चीज़ों के बारे में सोचा ना होता। उस ज़माने में बहुत से लिखने वाले थे, लेकिन जिस तरह की स्क्रिप्ट्स और जिस तरह का थिएटर उस ज़माने में वजूद में आया, मैं चाहूँगा उस पर आप रोशनी डालें। जी मुंबई की मिसाल दे सकता हूँ, मुझे दिल्ली का नहीं मालूम। नादरा बाजी हैं, उनकी ज़बान वही है जो लिखती हैं, उर्दू उसे या हिंदुस्तानी आप जो कहना चाहें। मेरे यहाँ गुलजार साहब और जावेद सिद्दीकी साहब दो ही प्ले राइट हैं जिनके सारे नए प्लेज मैंने किए हैं। गुलजार साहब की तो राइटिंग को अपनी तरह से इंजीनियर करके, बेगम जान मैंने की है। बेगम जान आपने किया है। नसीर भाई पिछले 20 साल से उर्दू लिटरेचर का ही सामान उर्दू के जरिए ला रहे हैं, चाहे वो कृष्ण चंद्र हो, चाहे इसमें चुगताई हो, चाहे मंटो हो। तो वहाँ तो इस तरह की कोशिश जो मेजर हिंदी उर्दू प्लेयर वर्कर्स हैं वो कर रहे हैं। इवन फिरोज भी, जावेद साहब का लिखा हुआ नाटक था तुम्हारी अमृता, जो अपने दौर का सबसे बड़ा थिएटर एक्सपोर्ट था पूरी दुनिया में, यू कैन से उस वक्त। उसका सीक्वल भी हम लोगों ने किया। मगर मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि चूंकि वहाँ पर एक सर्टेन रॉयल्टी, सर्टेन रिस्पेक्ट राइटर को मिलती है और वो राइटर पूरी तरह से डिपेंडेंट भी नहीं है थिएटर पर, तो उनसे नया आ जाता है। बम्बई में तो अक्सर आपको बताते भी नहीं है कि, मुझको बताता नहीं कोई कि खराशे मेरा प्ले हो रहा है, मुझसे परमिशन भी नहीं लेते हैं। नादराबाजी की जैसे मेरे तो पता नहीं कितने प्लेस और लोग बताते हैं, अरे आपका वो सक्कूबाई या आपका वो दयाशंकर की डायरी सिद्दीकी साहब की बात कानपुर बिल्कुल में हो रहा एतराज है। जायज है कि हम अपने राइटर को वो स्टेटस नहीं देते। हम कल्लू जमादार को भी निकलते हुए थिएटर से 100 रुपए की टिप दे देते हैं, हम राइटर को 50 रुपए देना भी बुरा मानते हैं। तो वो एक थिएटर वालों की अपनी बेईमानी है। जी 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 और बहुत से ऐसे ड्रामे जिनका जिक्र हुआ है, जी, उससे जी। मेरा ताल्लुक रहा है, जुड़ी रही हूँ।
आला अफसर में मैंने एक्टिंग की जी, थी, सवाब इस मुझे तरह। याद आ गया, जी, जी, तो जी। मेरा Good to सवाल see you. ये है Good जी, to see you. शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत, बड़ी खुशी हुई, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन था। और खास तौर मैं से- ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि सबा साहबा ऑस्ट्रेलिया में इन्हीं ने थिएटर की शमा जो है रोशन रखी है और बात है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और जब यहाँ पे थी तो इनका काम आपने टेलीविजन में बहुत मदद से आपने पूरे हिंदुस्तान So में देखा, nice to आप see सब you, ने सबा। देखा। जी। थैंक यू सो मच। So good to see you. मैंने आपके साथ वो यहूदी की बेटी टेलीविजन हाँ, के लिए भी बिल्कुल किया था, किया था, तो बहुत सी बिल्कुल खूबसूरत यादें हैं। मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छा और ख़ास तौर से पारसी थिएटर का जिक्र किया, क्योंकि बुनियाद उर्दू ड्रामे की वहाँ से शुरू होती है, या इंद्र सभा का जिक्र होना चाहिए था, क्योंकि ये सब भूले हुए रंग हैं और इन्हें आज हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि उर्दू अदब में बेहतरीन कहानियाँ हैं, बेहतरीन नावल हैं, यकीनन है, जी। बेहतरीन अफसाने हैं, एक ऐसा ज़ख़ीरा है जिसको कि टैप नहीं किया गया। हम इस रेख्ते के प्लेटफॉर्म से क्या ये इनिशिएटिव ले सकते हैं कि उर्दू की जो बेहतरीन अफसाने, कहानियाँ, नावल, उनको हम ड्रामेटाइज करें, क्योंकि स्क्रिप्ट की कमी है और जैसे नादरा और आप सब लोगों ने कहा कि हम लोग ट्रांसलेट करते रहते हैं, लेकिन ज़रूरत अब इसकी है कि अपना मिट्टी से जुड़ा हुआ जो ड्रामा है उसको करें, और उसके लिए हमारे पास बहुत ज़ख़ीरा मौजूद है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बट आई थिंक सम इंस्टीट्यूशन हैज़ टू टेक दैट आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत खूबसूरत बात कही और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक स्क्रिप्ट बैंक हुआ करता था और अभी भी होगा, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया। तो नहीं, वो तो बहुत खराब है। सबसे खराब जबान एनएसडी की ट्रांसलेशन। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो एक एक्सपेरिमेंट था और नहीं हो पाया, तो ये एक्सपेरिमेंट हम रेख्ता की सभा मदद से यकीनन ने कर जो सकते बात हैं। कही, जी, मैं सिर्फ जी। ये अर्ज करना चाहूंगा। रेख्ता मेरे ख्याल में इसमें, क्योंकि नहीं, बहुत रेख्ता उम्दा काम जरूर कर कर रहे हैं। सकता है, ऑनलाइन भी ये काम किया जा सकता है। जी, बहुत सारा जी। काम पाकिस्तान और दूसरी उर्दू जबान बोलने वाली जगहों से आ सकता है वेबसाइट के थ्रू हम तक। जी। मगर आपको ये जान के खुशी होगी, मैं ये पूरे दावे से कह रहा हूँ कि नादरा बाजी, मैं, सत्यू साहब, नसीर भाई, पिछले कई सालों से उन्होंने कोई ट्रांसलेशन नहीं किया, उर्दू की ओरिजिनल राइटिंग्स को ही स्टेज पर नहीं, मरहबा, प्रेजेंट किया। मरहबा। भले खुद लिखा हो नादराबाजी ने, जावेद सिद्दीकी साहब ने लिखा हो, गुलजार साहब की कहानी को ड्रामेटाइज किया जावेद साहब ने कच्चे लम्हे के नाम से, बेगम जान लिखा, ये सारे ओरिजिनल प्लेज। और हम सबको ये वहाँ ये बात करते हुए और कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि हम ओरिजिनल प्ले कर रहे हैं, और वो हमारे पास बड़ी सहूलियत है कि वी आर फॉर्चुनेट टू हैव राइटर्स लाइक गुलजार साहब एंड जावेद सिद्दीकी साहब अराउंड अस, जिनसे हमें स्क्रिप्ट्स मिल जाते हैं। जी। और मैं आप लोगों को एक अपनी ताज़ा तरीन खुशी में शामिल करना चाहूंगा कि अभी बात हो रही थी कि राइटर्स को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, राइटर्स का पेमेंट नहीं किया जाता। अभी थोड़ी देर पहले इन्हीं ने मुझसे एक स्क्रिप्ट की मांग की है, तो मैं समझता हूं कि मेरा कुछ बड़ा फायदा होने वाला है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ उर्दू में नहीं, हर ज़बान में हिंदुस्तान में नाटक नहीं लिखते जा रहे हैं। बहुत कम लोग लिखते हैं। लिखने वाले आजकल सब सीरियल लिखने चले जाते हैं, क्योंकि उसमें पैसा है। नाटक लिखने से पैसा मिलता नहीं है, जैसे आरिफ साहब ने कहा, रॉयल्टी देते ही नहीं है। आप 250 रुपये का रॉयल्टी मांगते हैं तो वो भी नहीं देते इस ज़माने में। इस वजह से किसी भी ज़बान में आपको नाटक नहीं मिल रहा है। तो नाटक करने की भी रॉयल्टी कहाँ मिलती है? नहीं मिलती है। वो तो हम लोग घर से लगाते हैं मगर रॉयल्टी बात ये है कि जितने भी एक मिनट जी जी। तो जितने भी राइटर्स जो हैं, जैसे ही तेंदुलकर साहब थे, उन्होंने सारी ज़िंदगी में उन्होंने राइटिंग की, सिर्फ नाटक लिखा उन्होंने। और गिरीश कार्नाड अभी तक लिख रहे हैं। बाकी मैं नहीं समझता कि कलकत्ते में जो दौर था वो तो ख़त्म हो गया है, वहाँ कोई भी नहीं है लिखने वाला अभी। तो ये कमी है, इसीलिए नसीरुद्दीन शाह या दूसरे बॉम्बे के डायरेक्टर्स जो हैं तो कहानियों को सुनाते हैं आके स्टेज पर। मंटो की कहानी हो, इस्मत चुगताई की कहानी हो, या कृष्णचंद्र की कहानी हो, इस तरह उसको ड्रामेटाइज करके दिखा रहे हैं।
बिकॉज द ओरिजिनल राइटर्स आर मिसिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ द जॉब ऑफ द थिएटर ग्रुप्स टू रिवाइव द ओल्ड थिएटर। पारसी थिएटर के बारे में अब जिक्र किया उन्होंने, मैंने देखा है, आई हैव सीन पारसी थिएटर लाइव इन बॉम्बे, यू नो। बंगवाड़ी में नाटक मैंने देखे हैं, और एक प्ले हाउस करके एक थिएटर हॉल था, वहाँ भी नाटक खेला जा। आजकल वो एक सिनेमा बन गया है, मगर वो एक रेड लाइट एरिया में है, और उसका नाम अभी हो गया पीला हाउस। प्ले हाउस नहीं, पीला हाउस हो गया। तो वो उर्दू में हो गया। इन अच्छी अच्छी बातों में हमको इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि हमारा वक्त खत्म हो चुका है, और हम बस आखिरी एक सवाल ले पाएंगे। और मैं आप लोगों को वार्न करना चाहता हूं और खुद को भी वार्न कर देना चाहता हूं कि यहाँ पे प्रेम चोपड़ा साहब आ चुके हैं, और अगर जरा सी भी ताखिर हुई तो मामला खतरनाक हो सकते हैं। तो मैं सबको आदाब ये आखिरी सवाल जी, मैं सबको आदाब पेश करती हूँ, सलाम करती हूँ, अपने बुजुर्गों को भी और अपने साथियों को भी। मेरा नाम शाहीना सरोश खान है, और नादरा आपा, सबा ज़ैदी और कितने सारे लोग हैं जिनकी चीज़ें देख देख के हम बड़े हुए हैं, पले बढ़े हैं। हमारी पौध जो मेरे जनरेशन की है, सवाल मेरा ये है कि जश्न रेख्ता हमारी जनरेशन के लिए जो ज़बान का सवाल है, जैसे उर्दू हमारी जनरेशन को या हमारे बाद वालों को पढ़ाई नहीं गई बाज़ाब्ता स्कूलों में, तो उसका कुछ तो होना चाहिए कि हम जैसे दिलचस्पी रखते हैं उसमें। उसका एक इलाज ये हुआ कि कल इन्हीं ने यहाँ पे एक ऐप लॉन्च किया है, एक पूरा एप्लीकेशन है और जो कि मेनू ड्राइवन है, और जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने घर पे बैठ के आप उर्दू सीख सकते हैं बहुत मेहनत से। आप ये समझिए पिछले 2 साल से ये रेख्ता वाले उस पर काम कर रहे थे, और आपके सवाल की वजह से मैं समझता हूँ कि मैं ये बात बता पाया, हालांकि ये मेरी जिम्मेदारियों में नहीं था। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही खूबसूरत इन्हीं ने एक एप्लीकेशन बनाया है जो कि मेनू ड्रिवन है, और वो सारे लोग जो उर्दू लिखना चाहते हैं, उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उसकी मदद से सीख सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने सब्र के साथ हम लोगों को सुना। नवाजिश, शुक्रिया, करम, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप सबका।